चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट ये बोल रहा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a बाई 2। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए कहने का मतलब ये चीज़ है कि कह रहा है कि जो ए बी सी हैं, ये मान लीजिए ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी, जो ए बी सी आपको ये जो दिखाई दे रहे हो किसी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, कोण है, तीनों कोण, और भी क्या है, अंतःकोण है। तो ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो सिद्ध करना है कि इसके बराबर इतना, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट आप लोग एक चीज बात तो जानते ही हैं, हल करने से पहले एक बात आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, सब लोग बताइए कितना, तो कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। ये बात मालूम रहेगी तब ये सवाल लग पाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। चलिए तो इतना जानते हैं तब हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि जो ये कोण ए है इसमें अगर कोण बी जोड़ दूं या इसमें कोण सी जोड़ दूं, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना आ जाएगा, 180 अंश के बराबर आएगा, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। सिंपल। यहाँ से हम क्या करेंगे कि कोण बी और प्लस कोण सी का तब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 180 और प्लस कोण ए इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कोण ए, मतलब कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस कोण ए आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इतना आ जा रहा था, देखिए आगे आपको क्या करना है, तब हम क्या लेंगे, LHS लेंगे। देखिए LHS है, RHS है, LHS आप लेने पे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग LHS लेने पे। अब LHS लेने पे LHS आपका क्या दिया है कि tan b प्लस सी बटे 2 दिया है, ठीक है। अब इसी पे आपको रख देना, आप सॉल्यूशन करना है तो हो जाएगा tan b प्लस सी की वैल्यू कितना है, 180 माइनस कितना है, कोण ए आया है, ठीक है। तो चलिए ए लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, और बटे में 2, यही तो है। अब देखिए हो जाएगा आपका 10, इसको 2 इस तरह लिख सकता हूँ, 180 बटे 2 और माइनस ए बटे 2, आराम से लिख सकता हूँ, नो डाउट आपको होना चाहिए। ये हो जाएगा 10, यहाँ से कटा दीजिए कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस ए बाई 2। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है, सबको मालूम होना चाहिए कि 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये बताइए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा आता है, तो 10 90 माइनस ए बाई 2 कॉट ए बाई 2 नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। किसके हिसाब से, तो फार्मूले के हिसाब से। फार्मूला भी आपको उसके बगल में लिख देना था कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इसी फार्मूला से। अब देखिए हमको क्या करना था, इसके बराबर ये तो सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पे इसके बराबर इतना आ गया, मतलब हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग को क्या होगा, सोल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, समझ में आया है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है आपसे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए जब कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और जिनके बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात आपको दे रखा है। तो देखिए इसका सूत्र होता है कि किस प्रकार अगर एक कंडीशन बने तो किस सूत्र का प्रयोग करके आप उस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कोई बिंदु वो 80 है और इसका निर्देशांक आपका x और y है, ठीक है। और अगर वो बिंदु आपका उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको अनुपात दिया हो तो m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, कामा, ठीक है। ये तो x हो गया, फिर y का क्या होगा कि m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। इस फार्मूले पर आपका इससे आपका x का निकल जाएगा और इससे आपका y का निकल जाएगा, उस निर्देशांक मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए कह रहा है ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि देखिए ये बिंदु कोई a है और ये कोई बिंदु b है, और इस बिंदु का निर्देशांक आपको दे रखा है -1 और 7 दे रखा है, इसका दे रखा है 4 और -3 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बीच में कोई ऐसा बिंदु है, मान लीजिए बिंदु C है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला है जो इन दोनों को किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो। तो इसे हम m1 मान लेंगे, इसे हम m2 मान लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब यह जो है इसे हम क्या मान लेंगे,
x1 और इसे क्या मान लेंगे y1 और इसे क्या मान लेंगे x2 और इसे क्या मान लेंगे y2 मान लेंगे। ठीक है, अब सब कुछ खोल के आपके सामने में रख दिया हूँ। ठीक है, बस आपको वहाँ पे उस चीज़ को रखना है सिर्फ। ठीक है, चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ। अब इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए अब सिंपल आपको फार्मूला पे रखना है। ठीक, तो फार्मूला अगर चलिए हम निकाल रहे हैं निर्देशांक एक्स वाई का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? क्या दिया आपका m1। अब बताइए स्टूडेंट ध्यान समझिए, m1 क्या है इसमें 2, तो हम लिखेंगे 2 गुणे, फिर m1 के बाद क्या रहा है x2। अब आप अभी बताइए इसमें देखिए x2 क्या है, x2 आपका 4 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या रहा है m2 क्या है यहाँ पे 3, तो 3 अगुड़े x1 क्या है यहाँ पे -1, तो क्या लिखेंगे -1 और बटे में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 क्या है 2 और प्लस 3। यही तो है स्टूडेंट का, कोई डाउट? नो डाउट। फिर चलिए कामा लगा देंगे। अब यहाँ पे आइए m1, ठीक है, अब m1 स्टूडेंट क्या है यहाँ पे 2, तो हम क्या लिखेंगे 2 गुणे, फिर क्या रहा y2 अब बताइए y2 क्या है यहाँ पे -3, तो क्या लगाएंगे -3 प्लस बीच में प्लस लगा दीजिए। फिर क्या रहा है m2 स्टूडेंट क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 गुणे, फिर क्या रहा है m2 के बाद y1 क्या है, तो थोड़ा देख के बताइए आप लोग, y1 क्या है 7 है, फिर बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 यही रहेगा। ठीक है, अब इतना क्या सिंपल हल कीजिए, करेंगे तो 2 चौक को 8, इस माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस 3 कम 3 और इसे जोड़ेंगे तो 3 2 5, यहाँ से करेंगे तो माइनस गुणा इस प्लस में करेंगे तो माइनस से 3 दूनी के 6 और प्लस 7 3 21 बटे में 3 2 5 इतना आ गया। इसे करेंगे तो 8 में से 3 गया तो 5 बटे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 6 21, 15 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो घटाएंगे यहाँ पे से क्या आ जाएगा 5 एकम 5 1 और 5 3 15, मतलब 1 कामा 3 किसका आ जाएगा सी का निर्देशांक जो कि एक्स वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स बराबर क्या आ गया 1 आ गया और वाई बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ये मतलब उस बिंदु का निर्देशांक यही होगा। ठीक है, जो ये पूछ रहा था एक्स वाई, तो कितना आ गया 1 कामा 3 आएगा, यही हो जाएगा क्या आंसर। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, एकदम यही सब आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग लगाएंगे तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को बहुत अच्छे बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक खिलौना अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है, जिनकी उभयनिष्ठ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, खिलौने की कुल ऊंचाई 31 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, दिमाग में सेट करेंगे तभी हल हो पाएगा, अन्यथा नहीं इसे लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न, इसको करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए बताता हूँ, कर एक खिलौना अर्धगोला के, कोई खिलौना है जो कि अर्धगोला का है। ठीक है, मान लीजिए खिलौना कोई अर्धगोला का है। ठीक है, ये मान लीजिए अर्धगोला में कोई बना दिया। ठीक है, अब बात समझिए, कह रहा है कि एक खिलौना अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है। अब यही पे किसका आकार का है, शंकु का आकार। ये जो है अर्धगोला वो किस आकार का है, शंकु के आकार का है। देखिए अब शंकु बन गया ना, मतलब ये अर्धगोला किसके, शंकु के आकार का है, जिनकी उभयनिष्ठ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जिनकी उभयनिष्ठ त्रिज्या, जो ये त्रिज्या आपको दे रखा है इसका, वो कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, जिनकी उभयनिष्ठ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो ऊंचाई है स्टूडेंट, वो कितना दे रखा है 31 सेंटीमीटर दे रखा है। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। जो ये दिया है इसको मिला लेते हैं, इसे यहाँ पे एक रचना कर देते हैं, मिला लिया मैंने इसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया उसको हम लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अब देखिए कर रहा है, दिमाग से पहले बात सुनिए। एक खिलौने जो अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है, जिनकी उभयनिष्ठ त्रिज्या का मतलब कि ये जो अर्धगोला है उसकी भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, और जो ये शंकु के आकार का आपको बना रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये भी आपको 7 सेंटीमीटर ये चीज़ का उभयनिष्ठ त्रिज्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी 7 सेंटीमीटर और यहाँ तक की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए जो दिया उसको हम नोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ध्यानपूर्वक हमको क्या दे रखा है, शंकु की त्रिज्या, तो हम लिखेंगे माना शंकु की त्रिज्या दे रखा है कितना, शंकु की त्रिज्या। अब शंकु की त्रिज्या स्टूडेंट कितना दे रखा है आप ही बताइए, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या कितना देखा है 7 सेंटीमीटर, हम 7 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए शंकु की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे कैसे। शंकु की ऊंचाई देखिए बहुत नॉर्मल है, आराम समझते चलेंगे तो सब हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई, अच्छा स्टूडेंट आप हमको बताइए कि शंकु की ऊंचाई कहाँ होगी, यहीं तक तो होगी, ये तो शंकु की ऊंचाई होगी, यहाँ तक है, ये शंकु की ऊंचाई है ना,
यही तो शंकु की ऊंचाई होगा एच। ये बताइए टोटल आपको अगर 31 सेंटीमीटर दिया, अगर 31 सेंटीमीटर से यह 7 सेंटीमीटर घटा दूं तो ये शंकु की ऊंचाई नहीं ज्ञात हो जाएगी आराम से। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 31 में से 7 हमको घटाना पड़ेगा। तो 31 में 7 गया तो 24 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना आ गया, ये जो भाग है वो आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, चलिए उसको ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात होगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक लंबाई कह सकते हैं इसको। ठीक है, तिर्यक लंबाई। तो शंकु की तिर्यक लंबाई किससे निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप कहेंगे कि पाइथागोरस कैसे लग गया, तो फिगर में देखिए खुद समझ में आ जाएगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस मतलब ये चीज़ हो गया स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आप कि लंब आपको दे रखा है और आधार भी आपको दे रखा है। लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा, पाइथागोरस आराम से निकल जाएगा। मतलब शंकु की तिर्यक जो लंबाई यही तो है, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये तो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही तो कहता है ना पाइथागोरस। ठीक है, अब सिंपल आपको करना है कि कर्ण मतलब कि ये आपका लंबाई है, तो लंबाई का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपको दिया 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना दिया 7, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से लंबाई निकल जाएगा कैसे, तो लंबाई स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576, और 7 का करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ से लंबाई स्क्वायर बराबर कितना निकल जाएगा 576 में 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 625। यहाँ यल निकालेंगे लंबाई, तो यह कितना में वर्गमूल आ जाएगा 625, क्योंकि वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो यल बराबर कितना आ जाएगा 625 का वर्गमूल निकालेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा 25। तो 25 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, लंबाई आ गया। और लंबाई क्या है यहाँ पे शंकु की जो तिर्यक लंबाई है वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्या, अब देखिए अच्छा एक चीज़ और, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दे रखा है हमको, आगे से बोल ही रखा है ना, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आगे से हमको खुद शुरू में बता दिया 7 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि खिलौने के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं तो पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये शंकु का हम लोग क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे हम लोग, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं निकाल दूं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूं, दोनों को जोड़ दूंगा तो यह क्या खिलौने की पूरी क्या निकल जाएगा, और खिलौने का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दूंगा तो हो जाएगा। तो पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो क्या होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिंपल अब रख लेते हैं। तो यहाँ देखो देख पा रहे हैं कि पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी, तो चलिए पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा यल प्लस यहाँ बचेगा 2 आर, क्योंकि 2 है आर तो एक आर निकल गया, तो एक आर तो बचेगा ही बचेगा। अब सिंपल आपको करना है कि यह हो जाएगा पाई आर बराबर यल कितना लंबाई दिया है 25 प्लस 2 गुणे आर कितना दे रखा था 7। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पाई आर बराबर 25 प्लस 7 दूनी के 14। अब देखिए पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और आर कितना अभी था, अब हम लोग निकाले हैं 7, तो 7 और 25 और 14 कितना हो जाएगा, तो 39, कितना 5 4 9 2 1 3 39 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणे कितना आ गया 39। अब 22 में तब 39 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 858 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, अब जाके ये क्वेश्चन का वह पूर्ण रूप से सोल्यूशन हुआ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बहुत ही आसानी तरीके से समझ लिया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट क्लियर हो गया है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर स्टूडेंट।
चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आएगा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि यदि कोसेक ए बराबर 2 तो 1/10 a प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दे रखा है कि कोसेक ए बराबर दे रखा है क्या 2 और कह रहा है कि 1/10 a और धन क्या दे रखा है आपको साइन ए बटे क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस ए दे रखा है। ठीक है, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए चलिए अब इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए दे रखा है किसका वैल्यू, इसका क्या दे रखा है 1/10 a प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए दे रहा है। अब देखिए 1/, देखिए एक फार्मूला होता है 10a बराबर फार्मूला क्या होता है कि साइन ए बटे कॉस ए, होता है कि नहीं, आराम से होता है क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो 10a बराबर साइन ए बटे कॉस ए होगा ही होगा। ठीक है, तो फार्मूला होता है। तो बताइए 10 को मैं नहीं लिख सकता हूँ इसे साइन ए बटे में कॉस ए, आराम से लिख सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, प्लस अब देखिए ये आपको कर दिया है क्या कि साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए, और सिंपल देखिए ये कॉस ए का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा आपका कॉस ए बटे में साइन ए और प्लस ये आपका इसी तरह रहेगा साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा एलसीएम, साइन ए से साइन कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए का गुणा कॉस में करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, तो कॉस को गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए और प्लस कॉस को गुणा कॉस में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, बचा साइन ए का साइन ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए सिंपल आपको करना है स्टूडेंट, ये है यहाँ समझ सकते हैं एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला जानते हैं ना, बस अब काम बन जाएगा। तो कॉस ए प्लस, ठीक है, ये देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बात तो वही है, कितना आ जाएगा फार्मूला के हिसाब से 1 और बटे में यह बच जाएगा आपके क्या कि साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट, ये बच जाएगा। आप जैसा देख पा रहे हैं कॉस ए प्लस 1 चाहे 1 प्लस कॉस ए तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 और नीचे क्या बच जाएगा साइन ए और 1 बटे साइन ए फार्मूला होता है कोसेक ए, सभी लोग जानते हैं कोसेक ए होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट करना हमको ये चाहिए कि 1 बटे साइन ए बराबर क्या हो गया कोसेक ए हो गया। तब हमसे किसका पूछा था कि कोसेक 2 बराबर, देखिए अब यहाँ से 1 साइन ए बराबर कोसेक आ गया। अब ये क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमको पूछा था कि 1 + 10a प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान क्या होगा, तो क्या आ जाएगा साइन और कोसेक ए आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार यह है क्वेश्चंस को आपको सोल्यूशन करना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए कोसेक ए का वैल्यू आगे दे रखा था कितना आया 2, तो इसका भी तो 2 ही आ जाएगा ना, क्योंकि आगे तो खुद आपको दे रखा है कोसेक ए बराबर 2, हमको आंसर में कोसेक ए आया कोसेक ए बराबर 2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस, धमाकेदार क्वेश्चन, छोटे से लेकर बड़े तक क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, ये कभी क्वेश्चंस मिस नहीं करना है स्टूडेंट आप लोगों को, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा। मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, क्या छोटे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही चीज़ कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं करना है, बता दे रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का माध्य होगा। अरे इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मजा आ जाएगा। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का माध्य होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तुरंत सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, दर्द का तुरंत आना चाहिए 2 मिनट के अंदर इसका आंसर। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सॉल्यूशन करके बताता हूँ। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग 1 से 15 तक सभी सम संख्या, पहले हम लोग तो भाई 1 से 15 तक सम संख्या ढूंढेंगे ना कि 1 से लेकर 15 तक सम संख्या कौन है, तभी तो उसके बाद माध्य निकालेंगे उसका। तो 1 से 15 तक सभी सम संख्या कौन कौन थी बताइए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यही तो होती है 1 से 15 के बीच, यही सम संख्या होती है स्टूडेंट। ठीक है, इतनी सारी सम संख्या आपके सामने निकल के आ गया है, इन्हीं सम संख्याओं का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको सूत्र चाहिए, तो देखते हैं भाई सूत्र। तो यहाँ पे हम ब्लैक पेन से सूत्र लिख देता हूँ अच्छे से। तो सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का, तो चलिए लिख देता हूँ। माध्य निकालने का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग। ठीक है, देखिए
यहाँ माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र है सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ये आपका क्या है, माध्य निकालने का फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। देख लेते हैं, सिंपल। सबसे पहले करना हमको क्या, सभी संख्याओं का योग, जो संख्या आपको दिखाई दे रही है योग कर देना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटे में कितनी संख्या भाई, तो 2 2 4 2 6 1 7 7 है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 12 है, अब 12 में इसको 2 जोड़ दूँ तो ये भी हो जाएगा 14, और 14 14 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, और 28 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38, और 38 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 46, और 46 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 6 56, 56 आ गया ऊपर, नीचे आ गया 7 7 8 56, हमारा निकल गया माध्य। माध्य कितना निकल गया स्टूडेंट 8। बात खत्म, ये हो जाएगा आंसर स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब 1 से 15 तक इस सम संख्याओं का माध्य कितना होगा स्टूडेंट 8 होगा। सिंपल, बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके मैं बता दूँ, आप लोगों को एकदम डाउट होना ही नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चंस में डाउट नहीं होने चाहिए आप लोगों को। चलिए बताइए स्टूडेंट, वीडियो कैसी लग रही है आपको, वीडियो अच्छी लग रही है ना। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, बहुत अच्छे ढंग से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे। चलिए इसको तो तुरंत उड़ाइए, तो स्क्रीन सारे क्वेश्चनों को कह रहा है कि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको तुरंत फटाफट 2 मिनट में आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत रुकना ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, महातांडव सीरीज चल रहा है, महातांडव सीरीज की ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं और आराम से करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए लिखिए साइन ए, चलिए देख लेते हैं भाई। साइन ए बराबर कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है, साइन ए बराबर 4/5। ठीक है स्टूडेंट, हमसे पूछा क्या है tan ए बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा आप हमको ये बताइए कि साइन ए बराबर 4/5 दिया है, तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कड़। क्या होता है, लंब बटा क्या होता है स्टूडेंट, कड़ होता है। लंब बटा यहाँ पे कड़ हो गया, तो यहाँ पे लंब हमारा 4 हो गया, कड़ हमारा 5 हो गया, बात खत्म। समझ रहे हैं, लंब हमारा 4 हो गया, कड़ हमारा 5 हो गया। यहाँ पे चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, बहुत अच्छा खासा बना लिया हमने। ठीक है, अब देखिए लंब, लंब क्या है यहाँ पे 4, ये लंब होता है, लंब की जगह में 4 रख दिया। कड़, कड़ कितना है 5, 5 रख दिया, और इसको तो हमको मालूम है नहीं है, और हम इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है, हमसे पूछना किस है tan ए का। अच्छा आप हमको एक बात बताइए, चलिए छोड़िए, आइए tan ए। ठीक है, किसका वैल्यू पूछा हमको, tan ए का वैल्यू पूछा है स्टूडेंट। अच्छा tan ए बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होता है, तो tan ए बराबर फार्मूला होता है सॉरी लंब बटा आधार। अच्छा आप बताइए, तब tan ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, और जब आपको आधार मालूम नहीं रहेगा तो आप लगाएंगे कैसे जी, नहीं लगा पाएंगे ना, आधार हमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आधार निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालने के लिए बोल रहा है, चलिए निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही तो कहता है ना पाइथागोरस प्रमेय, कहता है, हमको याद है। चलिए अब क्या करना हम लोग को, कड़, कड़ यहाँ पे क्या है AC, तो हम लोग लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है BC, BC का स्क्वायर और धन आधार, आधार कितना हमारा AB का स्क्वायर, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यू दिया लिख लीजिए। AC का वैल्यू कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर बराबर BC 4, 4 का स्क्वायर और धन या AB तो हमको निकालना ही है, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, अब हल करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और धन यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये हो गया 25,
प्लस 16 इधर आएगा तो -16 बराबर इधर बच गया आपका ए बी का स्क्वायर बच गया। 25 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, 9 बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, ये स्क्वायर में है, ठीक है, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा। तो करड़ी में 9 बराबर ए बी। ठीक है, और यहाँ पे करड़ी में 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 बराबर हो गया ए बी। तो हमको मालूम चल गया ए बी का वैल्यू कितना गया 3। अब ए बी क्या था हमारा आधार, तो ये आधार हमारा आ गया 3। तब आधार मेरा 3 आ गया तो बात खत्म। हमसे क्या पूछा है 10a का वैल्यू पूछा था ना। 10a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, और लंब क्या है यहाँ पे बी सी, आधार क्या हमारा ए बी। तो बी सी का वैल्यू कितना है 4, आधार जस्ट अभी निकला है 3, तो 4/3 यही हो जाएगा खूबसूरत सा आंसर हमारा। तो अब बताइए अब इस सवाल में क्या रखा गया है। ठीक है, तुरंत हम लोग लगा दिए कि नहीं, अरे एक भी क्वेश्चन बचने वाले नहीं है, तगड़े सारे क्वेश्चन से आप सभी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा। नो डाउट आपको होना चाहिए, 1% आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आपके साथ हैं, एक भी क्वेश्चन कोई जगह छोड़ेंगे नहीं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर ना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, पावरफुल क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ गया। इसको भी हम लोग बहुत अच्छा आसानी से हल करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर है तो c का मान होगा। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्वेश्चन से, तगड़ा क्वेश्चन से स्टूडेंट। चलिए इसको बना लेते हैं। कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² - 8x + 3 = 0 के मूल बराबर हैं तो सी का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इसको भी उड़ाते हैं हम लोग। तो हल में देखिए क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले समीकरण जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया हमको कि 2x² - 8x + c बराबर क्या दे रखा है 0 देख रहा है। सबसे पहले इसको हमको लिखेंगे द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ax² + bx + c, यही तो होता है द्विघात समीकरण का ना फॉर्मेट। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पे, इससे क्या करने पे तुलना करने पे, तुलना करेंगे तो ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा तुलना करने पर। अब तुलना कर रहे हैं, करिए। तुलना किस प्रकार किया जाता है तो 2x² - 8x + c बराबर 0। चलिए इसके नीचे उसको लिख लीजिए ax² + bx + c बराबर 0, बात खत्म। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर से x² कैंसिल, a बराबर 2, यहाँ से x कैंसिल, b बराबर -8 और c बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है c दे रखा है। यहाँ a b c का वैल्यू निकल गया। अच्छा a b c का वैल्यू निकल गया, अब कह रहा है कि मूल बराबर हो, तो मूल जब भी बराबर होता है तो हम विविक्तर का फार्मूला लगाते हैं। तो d बराबर b² - 4ac, ये विविक्तर का फार्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, d बराबर b² - 4ac, बस सिंपल। अब यहाँ से जो भी मान दिया रख दीजिए। b कितना दिया -8, -8 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है c का वैल्यू तो c आया है। इसे हल करेंगे तो क्या जाएगा -8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और -4 दूनी के 8, c हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अब करना आपको क्या है, ये 64 है प्लस में है, भेज दीजिए ससुरा के इधर, ये हो जाएगा -64 बराबर इधर क्या बच जाएगा -8c। अब करना आपको क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 64, अच्छा ये 8 गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा बराबर c। अब इसको काट देंगे तो 8 64, 8 बराबर c। हमको क्या हो गया c बराबर 8। हमको c का वैल्यू पूछा था ना, देख लीजिए कि उसमें क्या बोला है कि यदि समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो c का मान ज्ञात कीजिए, बात खत्म। c का मान आ गया हमारा 8, यही हो जाएगा खूबसूरत सा प्यारा सा हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कोई दिक्कत है 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही है आप लोगों को सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, वीडियो को तुम लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए दबाकर, ठीक है, ताकि सबके पास पहुंचे, आसानी से सब पढ़ सकें बढ़िया से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा बेहद अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए तो क्वेश्चन नंबर आ गया पाँचवा आपकी स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा कर ले, अरे क्वेश्चन नंबर चौथा है ना ससुरा, क्वेश्चन नंबर चौथा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, अब इसको कर लेते हैं। ये थोड़ा मच्छर उच्छर सब आ जा रहे हैं। क्वेश्चन चौथा जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इश्यू, आप इसको ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको किसी कीमत पे करके जाना आप लोगों को। ठीक है, कह रहा है कि चित्र में, चित्र कहाँ है भैया, ये कहाँ ना चित्र है, चित्र में त्रिभुज ABC त्रिभुज दे रखा है।
त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड यह PQ खींचा गया है। त्रिभुज आपको ABC दिया है, ABC त्रिभुज में जो ये BC आपका आधार है, इसी के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि इस PQ और BC का अनुपात दे रखा है 1:3, तो AP मतलब ए वाला AP और BP इसका अनुपात पूछा है, AP और BP का अनुपात पूछा है। ठीक है, चलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेते हैं। अच्छा चलिए सबसे पहले हम लोग हल देखेंगे। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं 2 त्रिभुज बनना है। एक तो त्रिभुज आपका यह, ध्यान समझिए, त्रिभुज यह और एक यह त्रिभुज, ठीक है, बड़ा वाला। ठीक है, एक ABC त्रिभुज, एक APQ त्रिभुज। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज ABC, वह एक त्रिभुज ले लेंगे कौन, APQ ले लेंगे, APQ में। समझ आ रहा बात? ठीक है, एक बात करना है बस आप लोगों को, त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ, इन दोनों को हमको समरूप सिद्ध करना है। क्या स्टूडेंट? समरूप सिद्ध करना है। अगर समरूप सिद्ध कर लेंगे तो समानुपातिक नियम लगा के काम बना लेंगे। तो सबसे पहले समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, और समरूप सिद्ध करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा पहले देखिए, त्रिभुज ABC व APQ में, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से आप देखिए, इन दोनों त्रिभुज में जो कोण A आ रहा है वो कोण A के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि इस त्रिभुज में भी कोण यही A है और छोटे वाले त्रिभुज में भी यही कोण यही है। मतलब ये दोनों कोण जो A आ रहा है वो उभयनिष्ठ कोण है, दोनों के लिए एक ही कोण आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि कोण A बराबर कोण A, और यह कौन कोण होगा, तो उभयनिष्ठ कोण, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के लिए एक ही कोण, दोनों सेम है वही। तो हम लोग लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। अब देखिए कोण P, देखिए जो कोण P है, कोण P इस कोण B के क्या है, बराबर है। कोण P जो है उस कोण के क्या है, B के बराबर है। कोण P कोण B के बराबर है। आप कहेंगे ये कैसे बराबर है? तो ये देखिए, ये आपकी रेखा है PQ, ये भी आपकी एक रेखा है, यहाँ से एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो वही कंडीशन तरह रहा है, P और B बराबर है। किस लिए बराबर है भाई? कंडीशन भी लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, एक ही ओर बने कोण, इसी तरह लगाया जाता है भैया। इसको समझ में आ रहा है आप लोगों को? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? बराबर होते हैं। सब थ्योरी लिखना पड़ता है, समझ में आया? इस सारे क्वेश्चन में बराबर होते हैं। ठीक है, कि भाई बराबर हुआ तो किस कंडीशन पर, कंडीशन से लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। इसी प्रकार एक चीज़ और आपको दिखाई दे रहा होगा, तुरंत इसको बराबर कर देंगे। इसी प्रकार जो कोण Q है वो कोण C के बराबर है। अरे भाई जो कोण Q है कोण C के बराबर है। क्या इसमें भी 2 रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, वहाँ पे भी फॉलो नहीं होगा क्या रूल? जब इधर फॉलो हो रहा है तो इधर भी फॉलो होगा, बात खत्म। तो कोण Q कोण C के बराबर है। ठीक है, अब कंडीशन क्या लगेगा? यहाँ भी कंडीशन वही लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं स्टूडेंट, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपस में बराबर तो ये हो गया। अच्छा एक चीज़ अब ध्यान पूर्वक आप समझिए, जो मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। कोण देखिए, ये कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में। देखें हम लोग पहले देखें त्रिभुज ABC व APQ में, ABC और APQ में देखने को ये मिला है कि कोण A बराबर है कोण P और कोण B के बराबर है, कोण Q कोण C के क्या है, बराबर है स्टूडेंट। ठीक है, तो AB कोण बराबर, AB कोण बराबर, AB कोण, तीनों कोण बराबर है। तो कौन सा लग जाएगा नियम? तब लिखेंगे तब ए समरूपता नियम से। अब ए क्या हुआ? तो कोण समरूपता नियम से। ठीक है,
कोण समरूपता नियम से। कोण समरूपता नियम ये कहता है कि अगर तीनों कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये लिखा है एंगल एंगल एंगल, क्योंकि तीनों कोण बराबर है। देखिए ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण, मतलब तीनों कोण आपस में बराबर है, तब ए समरूपता नियम से। अब ए समरूपता से हम खूब कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है। वो क्या है स्टूडेंट? समरूप है त्रिभुज किसके? APQ के। देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या कर देंगे, इनको समरूप सिद्ध मैंने कर दिया, ठीक है, नियम से। ए समरूपता नियम से इन दोनों के त्रिभुज को समरूप कर दिया। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए स्टूडेंट, तब हम लगा देंगे यहाँ पे कि ये इनकी जो भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ठीक है। इनकी भुजाएं जब ये समरूप, देखिए समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं, जानते कि नहीं आप लोग? समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तब समानुपातिक होते हैं हम क्या लिख देंगे कि AB बटे में AP बराबर BC बटे में PQ बराबर AC बटे में AQ, AC बटे में AQ। अब देखिए AB बटे में AP, BC बटे में PQ और AC बटे में AQ, क्योंकि समरूप त्रिभुज के जो भुजाएं होते हैं समानुपातिक होती हैं, तो हमने यही तो चीज़ लिखा है यहाँ पे, समानुपातिक लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा, लिख दीजिए ताकि एग्जाम को समझ में आ जाएगा कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं, समानुपातिक होती हैं। भैया एकदम जहरीले क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समानुपातिक होती हैं। अब समानुपातिक होती हैं इनकी भुजाएं, तो चलिए देख लेते हैं। और हमको आगे से एक चीज़ दे रखा है, आगे से हमको क्या दिया है कि PQ संबंध BC बराबर, आगे ही दे रखा था कि PQ संबंध BC बराबर कितना दे रखा था, 1 संबंध 3। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि PQ बटे BC लिख सकते हैं आराम से। अब PQ बटे BC क्या हो जाएगा, 1 बटे 3, मतलब PQ की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और BC की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए AB दिया है, AB उतार दीजिए, AP दिया है, AP उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे BC की वैल्यू कितना देखा इधर का, BC की वैल्यू 3 देख रहा है, 3। PQ की वैल्यू कितना देख रहा है, 1 लिख देंगे, बराबर AC अपान AQ लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर, नो डाउट आपको होना चाहिए स्टूडेंट। अब इसे क्या लिख सकते हैं, AB बटे में AP, ये AC थोड़ा इसको इधर ला लीजिए, AC अपान AQ बराबर 3 बटे 1 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए मतलब ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके ही बराबर है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगर वैल्यू हमसे किसका पूछा था, हमसे वैल्यू पूछा था AP और BP का, ठीक है, AP और BP का, तब हम क्या करेंगे, AP और BP का देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। AP और किसका, BP का स्टूडेंट देखेंगे कि AP और BP का वैल्यू क्या हो रहा है स्टूडेंट। तो देखिए आप ध्यानपूर्वक आपको समझना है, पेज ए भर गया, ठीक है, पेज में कोई दूसरा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ अब देखिए, अब हम AP के इसमें अब इसके बराबर इसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि AP बटे में, अरे AB बटे में AP बराबर क्या आ गया, 3 बटे 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि आपस में बराबर थे, इसकी भी बराबर होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल तरीका है इसका। अब देखिए यह इतना हो गया, मैं थोड़ा उसका देता हूँ, हाँ अब सही दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए अब करना हमको कि 3 का गुणा AP में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3AP हो जाएगा, बराबर 1 AB का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा AB हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक, सिंपल। ये इधर हो जाएगा 3AP, ठीक है, बराबर AB। अच्छा स्टूडेंट AB को हम क्या लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि AB को क्या लिख सकते हैं। अब भाई इस स्लिप को, यहाँ पे स्लिप हो गया, स्लिप को देखिए AB, आप ही बताइए AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB के स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP लिख सकते हैं कि नहीं, पूरा टोटल AB को हम AP अधन BP लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, नो डाउट। तो AB को हम क्या लिख दूंगा, यहाँ पे देख लूँ, AP अधन BP लिख सकता हूँ, AB को लिख सकता हूँ नहीं, आराम से लिख सकता हूँ, नो डाउट आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इधर क्या हो जाएगा, 3AP। अच्छा ये प्लस AP इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस AP हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब बराबर इधर क्या बच गया, PB बच जाएगा, ये 3 है, ठीक है। 3AP में से एक AP घट जाएगा तो हो जाएगा 2AP हो जाएगा, इधर बच गया आपका PB बच गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, तो इधर हो जाएगा AP,
और बीपी इधर आ जाएगा तो किस पीबी नीचे आ जाएगा तो पीबी नीचे हो जाएगा बराबर। ये इधर चलाएगा तो इधर सिर्फ एक ही बचा, और ये दो गुणा में तो दो इधर चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अनुपात हमको निकल गया। यही तो हमसे पूछा था कि AP व BP का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो AP संबंधे BP क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 2 हो जाएगा स्टूडेंट, बात खत्म। यही तो हमसे वैल्यू पूछा था। कहाँ गया है पेज को लाऊं, हाँ पेज यही तो हमसे पूछा था यहाँ पे कि AP और BP का अनुपात क्या होगा। लो भैया, AP और BP का अनुपात 1 संबंध 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसा लगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं बताया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है, बता देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन मिस किए तो फिर समझ लीजिए एग्जाम मिस हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन महातांडव के जबरदस्त क्वेश्चन कराया जा रहा है जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया स्टूडेंट, नो डाउट आपको है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, देखिए तगड़ा एकदम आ गया क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। और क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट क्या बोला, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा है। यदि x tan 45 इंटू cos 60 अंश बराबर sin 60 इंटू cot 60 अंश है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको धुआं उड़ा देते हैं एकदम। ठीक है, वैल्यू तो आपको मालूम है, पहले जो दिया है पहले उसको उतारते हैं। दिया हमको x tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश बराबर साइन 60 अंश साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश, बात खत्म। यक्स का वैल्यू पूछा है। ठीक है, यहाँ यक्स है, यक्स उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए करना है गुड़े। टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 45 की जगह 1 लिख देंगे इंटू कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 लिख देंगे बराबर साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 होता है, करड़ी में 3/2 लिख देंगे इंटू कॉट 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/करड़ी में 3 होता है, 1/करड़ी में 3 लिख देंगे, बात खत्म। अब आपको करना ही स्टूडेंट यहाँ पे है कि यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो यक्स ही होगा, फिर इस यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो ऊपर यक्स ही होगा, मतलब हो जाएगा x/2 हो जाएगा बराबर। अब आइए देखिए सुबह कड़ी में 3 इसको उड़ाइए, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2, बात खत्म। अब देखिए आप समझिए, 2 का गुणा इस यक्स में होगा तो हो जाएगा 2x बराबर 2 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 2। यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 2/2 कैंसिल कर दीजिए, कितना गया 1, तो x बराबर कितना गया 1 आ गया। सिंपल, यही तो हमसे वैल्यू पूछा था, x का मान क्या होगा, x का मान 1 होगा। लो ससुरा हल हो गया, आगे आंसर आ गया आप लोगों के सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो उसको हम समझा देंगे बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि हम लोग लगा लिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, लाजवाब क्वेश्चन से मुलाकात हो जाएगी आप लोगों की। चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखा सोचो क्या बोल रहा है। देखिए घड़ी कैसे बनती है, घड़ी ऐसे ही बनता है। ठीक, अब देखिए ये बीच में सेंटर पॉइंट इसका हो गया। 1 मिनट की सुई, मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पे 1 मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है। 1 मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ये जो मिनट की सुई आपको दिखाई दे रही है, इस कितनी सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्या है लंबी है। अब कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबी, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर यह सुई यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर लंबी, 1 मिनट में मान लेता हूँ कि सुई चल के कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये भी इसका भी तो त्रिज्या उतना ही रहेगा, अगर सुई यहाँ पे भी आती है तो त्रिज्या लंबाई थोड़ी छोट बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले यहाँ थी, 1 मिनट में घुसक के यहाँ आ गई, तो वही कह रहा है कि ये 1 मिनट में जो घुसक के यहाँ पे ये जो थीटा कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, क्वेश्चन मार्क के हमको बताइए कि 1 मिनट में अगर वो घूम रही है तो कितना अंश का कोण बना रही है, यही आपसे पूछा है। इसका सेंटर पॉइंट ओ रख लीजिए, इसका बिंदु ए नाम रख लीजिए, इसका बी नाम रख लीजिए। अब देखिए कोण पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगी। चलिए इसको हल करते हैं। अच्छा आप हमको ये बात बताइए कि 60 मिनट में, जब ये मिनट की सुई है यहाँ मान लीजिए 12 पे, अब पूरा एक चक्कर घूम के 60 मिनट में वापस चले आए तो कितना उसको कोण बना दिया, मतलब एक वृत्त पूरा घेर लिया उसने। तो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। लेकिन हम जानते हैं कि 60 मिनट में एक चक्कर कितना अंश का पूरा होता है, गोला,
360 अंश का, तो मतलब 60 मिनट में 360 अंश का वो कोड बना दे रही है आराम से। ठीक है, अब देखिए तब 60 मिनट में 360 अंश का बना रही है तो क्या 1 मिनट में नहीं निकाल देंगे आराम से। 1 मिनट में कितना बनाएगी तो 360/60 बनाएगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल, अच्छा चढ़ेगा 36, मतलब 1 मिनट में कितना अंश कोड करेगी, 6 अंश का कोड अंतरित करेगी। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट में 6 अंश का कोड अंतरित करेगी। अब कह रहा है यहाँ पे कि 1 अंश में कितना, ये जो थीटा बना रहा है तो कह रहा है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड जो है आपको ए ओ बी दिखाई दे रहा है, ओ ए ओ बी त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड किसका, ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए पहले त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, लेकिन अब हम जानते हैं एक चीज़ कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप लोग को मालूम है तभी तो लिखेंगे। ठीक है, तो त्रिज्यखंड सूत्र द्वारा, अब त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, यह होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। यह होता है आपका क्या, त्रिज्यखंड का सूत्र। हमको निकालना है त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो यही फार्मूला लिख दिए कि θ/360 और पाई आर स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे, 6 अंश, तो हम लोग क्या लिख देंगे 6 अंश बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हल करना है तो हल कीजिए, 6 कम 6, अच्छा चढ़ेगा 36, ऊपर पाई आर स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा ऊपर पाई आर स्क्वायर और नीचे बच गया 60। तो अब देखिए 1 मिनट में वो जो कोड 1 मिनट में जितना वो चला है, उनके बीच त्रिज्यखंड पूछा था ना, तो 1 मिनट मान लीजिए चला है यहाँ पे, तो ए ओ बी त्रिज्यखंड हमको निकालना था, और ए ओ बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकल गया, पाई आर स्क्वायर बटे में 60 निकल गया। ये हो जाएगा खूबसूरत सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको क्या किया आपको बता दिया। ये यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आपका NCERT एग्जाम्पलर है, क्या है NCERT एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पलर की एक क्वेश्चन आप ना छोड़िए तभी बेहतर है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को आप एकदम लगा लीजिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसे हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। देखिए क्या है, एक क्लास में टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में कितने विषय हैं, 2 विषय हैं, एक गणित है और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों को 31 है। ठीक है, तो हमको ये मालूम खुद ही नहीं है कि गणित में कितना पाई है चाहे अंग्रेजी में कितना पाई है, कि दोनों को जोड़ने पर 30 अंश उसका हो रहा है। हमको तो मालूम ही नहीं है कि गणित में कितना पाई है चाहे अंग्रेजी में कितना पाई है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हल में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल में हम लोग, हल में क्या लिखेंगे कि माना शेफाली के गणित में, माना शेफाली के गणित में अंक यक्स हैं। मान लीजिए आप ही बताइए कि आप मान लेते हैं कि गणित में उसका शेफाली का कितना अंक मिला, यक्स अंक मिला, तब उसके अंग्रेजी में अंक कितना मिल जाएगा, 30 माइनस x मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का योग अगर 30 अंश है, अब मैं बता दूंगा कि दोनों मिलाकर 30 अंक ला रही है और गणित में वो x पा गई तो अंग्रेजी में कितना पाएगी, तो इस x को 30 में से घटाएंगे तभी तो अंग्रेजी का मिलेगा। तो वही चीज है कि 30 माइनस x अंक वो पा गई कितना अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, कितना अंक अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, अब देखिए और दिया है यहाँ पे आगे से दे रखा है कि जो शेफाली के गणित और अंग्रेजी दिया है, गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग दे रखा है ना, अंकों का योग कितना स्टूडेंट दे रखा है, 30 दे रखा है, 30 है। ठीक है, वो आगे से दे रखा था हम लोग लिख दिया। ठीक है, कि माना शेफाली के गणित में हमने कितना मान लिया, x अंक, तब उसके अंग्रेजी में कितना अंक हो जाएगा, 30 माइनस x। ठीक है, और आगे से आपको दे रखा है कि शेफाली के जो गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग था वो कितना था, 30 था स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा मैं दूसरा पेज लेता हूँ, पेज भर जाएगा। ठीक है, इस पेज में मैं हल करता हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए
प्रश्न अनुसार, प्रश्न हमसे ये क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे उसी के अनुसार करेंगे। देखिए प्रश्न अनुसार हमसे क्वेश्चन ये टेकअप कर रहा है, कह रहा है यहाँ पढ़ता हूँ कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। अच्छा आप ही बताइए, ध्यान समझिए। कह रहा है कि गणित अंक, यहाँ पे लिख देते हैं गणित का अंक, ठीक है। देखिए गणित में अंक, कह रहा है कि गणित में अंक जो है 2 अंक ज्यादा मिले होते हैं। देखिए गणित में 2 अंक ज्यादा मतलब कि गणित में हम 2 अंक जोड़ देंगे। और कह रहा है कि अंग्रेजी में, यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी में अंक, ठीक है। अंग्रेजी में अंक, कह रहा है कि अंग्रेजी में उसको कितना 3 नंबर कम मिले होते हैं, ठीक है। बात को समझिए, गणित में 2 अंक ज्यादा था मैंने जोड़ दिया, अंग्रेजी में 3 अंक कम था 3 घटा दिया। फिर कह रहा है इन दोनों का इतना करने के बाद दोनों का जो गुणनफल हो रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है, 210 के बराबर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ये कह रहा है। तो जिस प्रकार प्रश्नानुसार बोला उस प्रकार हम समीकरण बना दिए। और गणित में अंक कितना है x, तो हम गणित की जगह x रख देंगे और प्लस 2 हो जाएगा। इंटू अंग्रेजी में कितना अंक था इसका, तो 30 माइनस x था, ठीक है स्टूडेंट। अब -3 है तो -3 लगा देंगे, बराबर 210 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल से। अब करना हमको स्टूडेंट यह है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, गुणे 30 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 माइनस x बच जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और बराबर हो जाएगा कितना 210 हो जाएगा। इसे हल करेंगे स्टूडेंट, हल कीजिए। 27 में 100 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस है 27 दूनी के 154, हम 154 लिख देंगे, प्लस को गुणा इस माइनस में होगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए x गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस, 2 को गुणा x में होगा तो 2x बराबर हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब हल कीजिए, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चलिए इसको हल करते हैं। 27x और माइनस 2x, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25x हो जाएगा, और प्लस 154 माइनस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 210 स्टूडेंट, ठीक है। अब सिंपली करना हमको क्या है, ध्यान समझिए। इस माइनस x स्क्वायर को हम आगे लिख देंगे और प्लस 25x को यहाँ लिख देंगे और प्लस 154 उसको यहाँ लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 210 अंश हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए सिंपली अब हमको करना क्या है, ध्यानपूर्वक आपको समझते चलना है स्टूडेंट इसको, ठीक है। आप सिंपली हमको ये करना है यहाँ से कि हम क्या कर सकते हैं, माइनस x स्क्वायर अब प्लस 25x अब प्लस 154, अब 210 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 210 बराबर हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। अब सिंपली कीजिए x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 25x, यह घट जाएगा तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे 1 माइनस 156 बढ़ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं इस तरह कि x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। आप देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 156x स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 156x स्क्वायर, तो गुणा करने पे 156 आ जाए और यहाँ पे स्टूडेंट जोड़ने पे कितना आ जाए माइनस 25x, तो 13 गुणे 12, क्योंकि 13 में 12 गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा, 13 12 कितना हो जाएगा 25 भी हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0, क्योंकि माइनस 13x माइनस 12x माइनस 25x हो जाएगा कि नहीं, गुणा करेंगे तो आपका 56x स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ से पेयर बना लेते हैं, पेयर बनाएंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13, और यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस, अब 12 का भाग तब 156 में तो 13 बढ़ जाएगा, बराबर 0। मैंने बताया था कि जब इस कोष्टक में इतना आ जाए तभी समीकरण सही माना जाता है, तो इसमें भी इसमें आ गया तो कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। एक बार हम क्या करेंगे कि x माइनस 13 बराबर 0 कर देंगे, एक बार हम x माइनस 12 बराबर 0 कर देंगे। इसे हल करेंगे तो यहाँ से x बराबर 13 आ जाएगा, आ जाएगा x बराबर 12 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 आ रहा है, देखिए एक बराबर 12 आ रहा है, एक बार 13 आ रहा है, ठीक है, एक बार 13 आ रहा है, एक बार 12 आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे x का मान 2 आ गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा कि जब x बराबर 12 या अगर x बराबर 12 लेते हैं तब गणित में अंक कितना हो जाएगा, तब गणित में अंक जो उसका हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। गणित में कितना अंक हो जाएगा 12 हो जाएगा, और अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, और अंग्रेजी में अंक, और अंग्रेजी में जो इसका अंक हो जाएगा वो 30 माइनस 12 हो जाएगा, और 30 माइनस 12 मतलब 18 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये तो पहला कंडीशन जब x बराबर 12 ले रहे हैं तब, ठीक है। अगर यही हम x बराबर 13 लेने लगे तब x बराबर 13 लेंगे तब गणित में क्या अंक हो जाएगा उसका, तब गणित में अंक जो उसका होगा, गणित में अंक वो हो जाएगा x बराबर कितना 13, और किस में अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, तब अंग्रेजी में अंक
अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में अंक कितना हो जाएगा 30 माइनस 13 हो जाएगा स्टूडेंट। 30 माइनस 13 मतलब 17 हो जाएगा। तो दो कंडीशन बना कि अगर x बराबर 12 अगर आ रहा है तो गणित में उसका 12 और अंग्रेजी में उसका 18 हो जाएगा। अगर हम x बराबर 13 ले रहे हैं तो गणित में उसका 13 और अंग्रेजी में उसका 17 हो जाएगा स्टूडेंट। दो कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे संपूर्ण रूप से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया, जो कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन में पहला आपको बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और 6 नंबर के अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न वो भी है जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। एनसीईआरटी एग्जाम पर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं -4, -2 और -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 दे रखा है, ठीक है। ये आपको चतुर्भुज का आपका शीर्ष दे रखा है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है, ठीक है। एक एक पॉइंट करके आपको समझना नहीं समझ में आएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि माना, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, ये मान लेंगे, ये बिंदु मान लेंगे, इसका निर्देशांक दिया है -4 और -2। इसी तरह इसको हम बी मान लेंगे, बी मान लेंगे तो हो जाएगा -3 और -5। इसी तरह इसको हम सी मान लेंगे तो हो जाएगा 3 - 2 और इसको क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। तब डी मान लेंगे तो हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। यह जो है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज जो ABCD के क्या हो गए हैं, ABCD के शीर्ष हैं, ठीक है। ABCD के क्या है, शीर्ष हैं, ठीक है, हमको दे रखा है। अच्छा ABCD के शीर्ष है। चलिए पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। ये आपका चतुर्भुज बन गया, ठीक है। नामकरण कर देता हूँ, ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, आपका डी हो गया। ये निर्देशांक कितना दिया स्टूडेंट, तो -4 और -2। बी कितना दिया स्टूडेंट, -3 और -5। सी कितना दिया है, तो 3, -2। ये कितना दिया है, 2, 3 दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। अभी चारों के शीर्ष आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट, क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अच्छा पहले आप हमको एक बात बता दीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो याद नहीं रहेगा तो तक आप लगाएंगे कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आ गया तो इसको तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 और प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 क्या हो जाएगा, y1 - y2, ठीक है स्टूडेंट। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा आप बताइए, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है, इससे मिला दिया तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया कि नहीं। एक आप त्रिभुज बन गया ACD और एक बन गया ABC। तो दो त्रिभुज बन गया। देखिए एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये है। और दोनों त्रिभुज का अलग अलग में उसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दूं तो ये पूरा नहीं निकल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो मतलब हमको ये मालूम चल गया कि अगर इसको चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। इसलिए अगर हमको, बात को समझिए ध्यान से, यदि चतुर्भुज किसका नाम लिख लेते हैं, ABCD का, चतुर्भुज ABCD का अगर हमको क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो स्टूडेंट, ठीक है। तो हमको करना ये पड़ेगा कि जो आप फिगर देख रहे हैं, हमको निकालना पड़ेगा कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज किसका, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, दोनों का अलग अलग त्रिभुजों को निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज निकल जाएगा। ACD का, ये C है, ठीक है, ACD का क्षेत्रफल और प्लस ABC का क्षेत्रफल, दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चतुर्भुज ABCD का निकल जा रहा है। चलिए हल करते हैं। पहले ACD का निकालेंगे। ACD का निकालने के पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/2, ठीक है। ACD का निकालना है, ACD का, ठीक है। अब ACD में देखिए x1 क्या हो जाएगा ACD में, तो x1 क्या हो जाएगा -4, ठीक है। पहले A ले रहे हैं ना, तो x1 क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ क्या लिखेंगे -4 कोष्टक में y2। अब देखो y2 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो y2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये x1 y1 हो गया, ठीक है। और यह है आपका y1 y2 हो गया। तो y2 कितना हो जाएगा -2, तो हो जाएगा -2, फिर माइनस लगाएंगे y3 है। अब y3 क्या हो जाएगा, y3 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3, ठीक है। अभी हो गया। अब देखिए प्लस लगा देंगे। फिर क्या होता है फार्मूला में x2। अब बताइए x2 क्या हो जाएगा, तो ये तो x1 है, ये x2 कहाँ जाएगा, C में, तो x2 आपका यहाँ से निकल गया 3। तो हम क्या लिखेंगे 3, फिर कोष्टक में कह रहा है कि y3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y3 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो y3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस, ठीक है। अब y1 कितना हो जाएगा, तो y1 क्या हो जाएगा -2। तो देखिए यहाँ पे
y1 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे y1 -2 लिख देंगे, ठीक है। प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब x3 क्या होगा आप ही बताइए। तो यह x1 है, यह x2 है, x3 यहाँ पे 2 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2, ठीक है। फिर y1 क्या है, y1 आपका तो -2 है, प्लस y2 क्या है यहाँ पे -2 है, तो हम क्या लिखेंगे -2 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ हो गया। अब यहाँ करने के बाद फिर प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब प्लस मैंने लगा दिया। अब किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये तो आपका ACD का क्षेत्रफल यहाँ पे मैं लिखा हूँ। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ABC का क्षेत्रफल मतलब ABC, अब इसमें देखेंगे इन तीनों में देखेंगे, ठीक है। अब इसका देखेंगे तो देखिए पहले 1/2 है, तो 1/2 लगा देंगे फार्मूला के हिसाब से, 1/2 मैंने लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे x1 यहाँ पे क्या है -4, तो हम क्या लिखेंगे -4, ठीक है स्टूडेंट। अब कोष्टक में y2 स्टूडेंट क्या है -5, तो हम क्या लिखेंगे -5 स्टूडेंट। फिर देखिए अब आपका दिया है यहाँ पे y2 लगा दिया, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे बीच में। y3 स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, y3 यहाँ पे -2 आपका है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर प्लस है, प्लस फिर इसके बाद क्या था x2 क्या है यहाँ पे, x2 हमको -3 दिखाई दे रहा है, तो हम लिख देंगे x2 की जगह -3 लिख देंगे, ठीक है। फिर कोष्टक है, कोष्टक लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपको दिया है या y3 यहाँ पे क्या -2, तो y3 की जगह हम क्या लगा देंगे -2 लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर बीच में माइनस लगा देंगे, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगा दिया मैंने y3 लगा दिया। अब y1 स्टूडेंट क्या है -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस x3, और फार्मूला में x3 ना आ गया। अब x3 यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। और y1 क्या है यहाँ पे -2 है, तो हम क्या लिखेंगे -2 लिख देंगे स्टूडेंट। बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर क्या y2 क्या है यहाँ पे -5, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग -5 लिख देंगे। अब आपका कंप्लीट होता हुआ, अब इसको हल करेंगे। अब हल कीजिए, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, या ऊपर वाला इसको हल कीजिए तो हो जाएगा -4, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे -2 और -3 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा 3, फिर 3 माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर प्लस से प्लस उतार दीजिए 2, यहाँ पे देखिए -2 है, -2 उतार दीजिए, प्लस में माइनस गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस से 1/2 उतार लीजिए, फिर आइए इसको हल कीजिए। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -4, कोष्टक में -5 है, -5 लगा दीजिए, माइनस से क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस माइनस देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्लस में तब माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर कोष्टक में फिर -2 दिया तो -2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +2, ठीक है स्टूडेंट। फिर +3 देखा है 3 लिख दीजिए, फिर 2 माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट इसे हल करते हैं तो हो जाएगा 1/4। अब इससे देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 का गुणा इस -5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा +20 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 और 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब प्लस देखिए -2 और -2 क्या हो जाएगा -4, ठीक है होगा ना। -2 और -2 क्या हो जाएगा -4। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्शन किसका है, ये पोर्शन आपका इसका है, ठीक है y3। अब देखिए y3 यहाँ पे क्या था हमारा, इसमें देखिए y3 यहाँ पे 3 था तो मैंने y3 यहाँ पे क्या था ABC ये लिए, तो y3 यहाँ पे क्या है हमारा 2 है तो हमने 2 लगा दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे y1 इसमें क्या था, y1 यहाँ पे -2 था, मैंने -2 लगा दिया। ये फार्मूला में यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हम नहीं लगाते, प्लस लगाते तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको तब हम लोग को हल किए हैं यहाँ पे, इसको देखिए तो यह क्या हो जाएगा माइनस में तब माइनस को गुणा होगा तो ये आपस में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -2 और +2 कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, 0 में तब 2 को गुणा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीका और कुछ नहीं, ठीक है। प्लस से प्लस लगा दीजिए 1/2। अब यहाँ पे हल कीजिए, ये हो जाएगा -4 इंटू -5 और -5 और +2 कितना हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। कोष्टक लगा दीजिए 3, यहाँ पे देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा, और प्लस 5 2 7 और 7 3 हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ हल करेंगे तो 1/4 गुणे ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या अरे 1/2 ना होगा, देखिए 1/2 तो 1/2 ना होगा, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। देखिए 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें 0 जोड़ेंगे तो 35 से होगा, प्लस 1/2 कितना हो जाएगा -4 और -3 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या हो जाएगा अरे माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 में 3 को गुणा करेंगे तो 12 + 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस 3 में 0 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, और प्लस इधर क्या बचा आपका, इधर आपका बच गया प्लस 5 2 7 और 7 3 21। अच्छा ध्यान से एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये चीज देखिए थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ -2 है ना,
तो यहाँ माइनस हम 2 कहाँ लगाए थे, तो यहाँ -2 लगाना पड़ेगा। तो -2 और +5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है 3 आ जाएगा। 3 में 3 को गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब सिंपली मैं थोड़ा दूसरा पेज ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सवाल है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 35 प्लस 1/2 गुणे 21 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 इसमें 1/2 इसमें होते 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस 21 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे तो 1/2 और 5 1 6 और 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 3 2 5 ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणे 56 तो घटा देंगे तो 28 दूनी के 56 तो 28 वर्ग इकाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 28 वर्ग इकाई, इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार जाके ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा आपको स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूर्ण रूप से क्या हो गया सोल्यूशन इसका हो गया। तो ठीक है, इस प्रकार आपको आराम से चीजों को समझते चलना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही ज्यादा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका 6 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का, 6 नंबर का। मैंने एनालिसिस किया तो देखा 10 साल विगत 10 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया तो ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको 6 मार्क्स से प्रश्न आपको दिलाएगा। तो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा बड़ा इसे सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन फिलहाल आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक रखना, क्योंकि 6 नंबर ये कई वीडियो में आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, देखिए दिया है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटे में 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, इसका वैल्यू ज्ञात करना हमको। ठीक है, तो ये प्रश्न हम यहाँ पे लिखे हैं कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच करना हमको इतना। अब देखिए सिंपली इसे किस प्रकार हल करेंगे, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से नोट कर लिया, उम्मीद करता हूँ कि, और इसे आप सोल्यूशन देखिए किस प्रकार सोल्यूशन करते हैं, आराम से चीजों को समझते हुए चलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए दिया यहाँ पे आपका 3 cot a बराबर क्या दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमको करना क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ से मैं cot a की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot a बराबर, देखिए cot में 3 गुणा में है और ये 3 गुणा में इधर भेजेंगे तो 3 कहाँ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा 3 होगा कि नहीं, इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। हमको मालूम चल गया कि cot a बराबर 4 बटे 3 हो गया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये भी मालूम होगा कि cot a बराबर क्या होता है, तो cot a बराबर जैसा कि जानते हैं आप लोग कि आधार बटे लंब होता है, तो यही तो होता है cot a बराबर आधार बटे लंब होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए तब आधार बटे लंब हो गया तो हमको ये मालूम चल गया कि आधार यहाँ पे 4 आ गया, लंब यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुपात में है, ठीक है, तो अनुपात में एग्जैक्ट तो वैल्यू होती नहीं उसका कि आपका आधार 4 ही 4 है, चाहे लंब 3 ही 3 है, नहीं, ये अनुपात दिया रहता है, इसके बराबर कोई नियतांक हमको मानना पड़ेगा, तो इसके बराबर हम के मान लेते हैं स्टूडेंट। तब हम के मानेंगे तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि आधार जो हमारा है, आधार हमारा कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट लंब जो हमारा होगा, लंब हमारा क्या हो जाएगा 3 के हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मालूम चल गया कि आधार यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू 4 के आ गया और लंब हमारा 3 के आ गया। अब देखिए यहाँ पे लंब और आधार हमको मालूम चल गया और इसका वैल्यू ज्ञात करना हमको। ठीक है, किसका वैल्यू ज्ञात करना है 1 - 10 स्क्वायर a बटे में 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। अच्छा आप एक बात बताइए हमको, जब तक आपको 10 a की वैल्यू मालूम नहीं रहेगा, cos a की वैल्यू मालूम नहीं रहेगा, sin a की वैल्यू मालूम नहीं रहेगा, तो आप इसको किस प्रकार हल करेंगे। वैल्यू मालूम रहेगा तो यहाँ पे जहां जहां दिया उसका मान रख देंगे तो हल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको स्टूडेंट। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज हम बनाता हूँ यहाँ पे, आप इसको इससे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा छोटा पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज अच्छे से बना देता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इस समकोण त्रिभुज में इसे क्या बोलते हैं, जो नीचे पैर होता है इसको आधार बोला जाता है, जैसा तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है कड़ बोला जाता है। ठीक है, और अरे सॉरी लंब, ठीक है, क्या लंब, ठीक है, कड़ तो ये होता है, सबसे बड़ी भुजा कड़ होती है। ठीक है, ये कड़ हो गया, तो ये लंब हो गया, कड़ हो गया, आधार हो गया। अब देखिए इस फिगर में हमको क्या दिया, आधार हमको दे रखा है। ठीक है, आधार हमको कितना दे रखा है 4 के दे रखा है। ठीक है, और लंब कितना दे रखा है 3 के दे रखा है, और कड़ का कुछ हमको पता ही नहीं इसका। तो सबसे पहले तो हम यहाँ कड़ निकालेंगे। ठीक है, तो कड़ निकालेंगे, तो कड़ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कि कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है कड़ स्क्वायर बराबर। ठीक, और किस नियम से, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोष्टक में पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे
कड़, अब इसका नामकरण कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी और इसका मान रख देते हैं सी। अब देखिए कड़ यहाँ पे क्या है, कड़ आपका यहाँ पे ए सी है तो हम लोग लिख देंगे ए सी स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पे आपका बी सी है तो हम लोग लिख देंगे बी सी स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पे ए बी है तो हम लिख देंगे ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए सी का वैल्यू तो हमको निकालना है कड़, तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का वैल्यू कितना दिया लंब 3k, तो 3k का स्क्वायर आप प्लस ए बी का वैल्यू कितना दिया है 4k, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 9k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, 4 का वर्ग करेंगे तो 16k का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, तो मतलब 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर और 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर। अब हमको तो ए से निकालना है, ए से निकालेंगे तो ये वर्ग है तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा वर्गमूल में, तो वर्गमूल में 9k स्क्वायर और प्लस 16k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली करना हमको स्टूडेंट ये है कि यहाँ से ए सी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये तो आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि ये 9k स्क्वायर है ये 16k स्क्वायर है, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ए सी तब निकालते हैं तब 5 का वर्गमूल निकालेंगे, अरे 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 और k का वर्गमूल k स्क्वायर 2 बार है तो यहाँ से एक के बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 5k, मतलब ए सी बराबर कितना निकल जाएगा 5k। ए सी हमारा क्या था कड़ था, तो कड़ बराबर हमको मालूम चल गया 5k। अब इस चित्र में देखिए कड़ आपको 5k दे दिया, अब सिंपली देखिए यहाँ पे लंब 3k आधार 4k और कड़ 5k, अब सब कुछ आपको दे रखा है बस आपको वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वैल्यू हम किनका ज्ञात करेंगे, पहले हम टेन का ज्ञात करेंगे, फिर कॉस का ज्ञात करेंगे, फिर साइन का ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के बाद जहां जहां इसका मान दिया वहीं रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस स्लिप में आप लोगों को मैं बताता हूं कि इसका कैसे हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सिंपली आपको करना है यहाँ पे सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे 10a का। ठीक है, अच्छा 10a बराबर एक फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल देंगे। 10a बराबर फार्मूला होता है 1/cot a। ठीक है, ये फार्मूला होता है 1/cot a, तो यहां से आप 10a निकाल सकते हैं 10a बराबर 1/cot a, और cot a का वैल्यू दे रखा था कितना 4/3 दे रखा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4/3। अब इसे हल करेंगे तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो हमको मालूम चल जाएगा कि 10a बराबर 3 का गुणा 1 में होगा तो 3/4, तो 10a बराबर तो आपके कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, यहाँ से 10a बराबर 3/4 आ गया तो फार्मूले के हिसाब से। अब देखिए किसका हमको निकालना पड़ेगा, साइन दिया था, और साइन ए बराबर क्या होता है तो लंब बटा कितना होता है कड़, लंब बटा कड़, ये फार्मूला होता है ना साइन एक, तो साइन ए बराबर लंब बटा कड़। अब लंब कितना हमको दे रखा था 3k और कड़ कितना दे रखा है स्टूडेंट 4k, अब k से k कैंसिल और 3/4 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए कड़ कितना दिया, सॉरी कड़ 5 दिया था ना, यहाँ पे 5 लिखेंगे क्योंकि देखिए मैं दिखा देता हूँ फिगर में। कड़ कितना दिया आपका 5k, तो यहाँ 5k, तो के से के कैंसिल हो गया तो ऊपर 3 और नीचे 5, तो 3/5 आ गया क्या साइन है। इसी तरह पहले हमें cos a का भी निकालना पड़ेगा, तो cos a का होता है आधार बटे कड़। ठीक है स्टूडेंट, आधार बटे क्या होता है कड़ होता है। अब देखिए आधार कितना दे रखा है, यहाँ पे फिगर में दिखाता हूँ, आधार आपको 4k देखा है, कड़ आपको 5k, तो हो जाएगा ऊपर 4k बटे में हो जाएगा 5k, के से के कैंसिल तो 4/5। अब देखिए सिंपली आपको 10a का 3/4, साइन a का 3/5, cos a का 4/5। अब सभी वैल्यू आपके सामने है, आपको मान किसका ज्ञात करना था, तो यहाँ पे मैं उतार देता हूँ 1 - 10 स्क्वायर a, अब बटे में 1 + 10 स्क्वायर a बराबर दे रखा था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दे रखा था। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना, अब तीनों वैल्यू हमारे पास सामने, तो अब सिंपली करना हमको एक चीज है कि सिर्फ इसका मान रखना है स्टूडेंट। अब मान कितना रखना है इसका, देखिए किस प्रकार इसका हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसको करना पड़ेगा हमें, पहले देखिए एलएचएस है आरएचएस है, पहले हम एलएचएस कॉल करेंगे, फिर इसके बाद आरएचएस कॉल करेंगे, फिर इसके बाद तुलना करेंगे कि आखिर में यह बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि प्रश्न में आगे ही प्रश्न में बोल रखा था, यहाँ प्रश्न में दिखा देता हूं कि जांच कीजिए इतना है या नहीं, मतलब कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है कि नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम बायां पक्ष ज्ञात करेंगे। ठीक है, बायां पक्ष, तब बायां पक्ष लेने पर, तब बायां पक्ष हमारा क्या दे रखा है 1 - 10 स्क्वायर ए और बटे में दे रखा है 1 + 10 स्क्वायर ए, ये दे रखा। अब इसका वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तब देखिए 1 दिया तो 1 को 1 लिख दीजिए, माइनस 10 का वैल्यू अभी हम ज्ञात किए, 10 का वैल्यू कितना दिया 3/4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3/4 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, और बटे में दिया 1 अब प्लस देखा तो प्लस लगा देंगे, फिर 10 आ गया, फिर हम 3/4 का स्क्वायर कर देंगे बस। अब करना स्क्वायर करेंगे तो 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इसी तरह इसका 1 + 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब सिंपली हल करेंगे तो देखिए 16 कम 16, अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो ये 7/16 ऊपर आ जाएगा, और नीचे देखिए 16 कम 16 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 16,
ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको करना क्या है, यहाँ से देख पा रहे हैं तो 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 25। ये 7/25 आ गया किसका, बायां पक्ष। बायां पक्ष का वैल्यू कितना गया, 7/25। इसी तरह अगर दायां पक्ष में हल करता हूं उसका भी 7/25 आ जाता है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। और नहीं आता तो नहीं है, तो दूसरा आप लिखेंगे हम दायां पक्ष लेने पर। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर इसी तरह नहीं देगा आपको। दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, दायां पक्ष आपका दिया है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए cos का वैल्यू कितना दे रखा है, 4/5। तो हम लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए। साइन ए का वैल्यू देखा है 3/5 और 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। नीचे दोनों 25 है तो एलसीएम आपका 25 ही होगा और ऊपर 16 में से 9 घटा दीजिए। 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। अब देखिए दायां पक्ष भी 7/25 आ गया और इधर बायां पक्ष भी 7/25 आ गया। मतलब हम इसको कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो बायां पक्ष है वह बिल्कुल दायां पक्ष के क्या है, दायां पक्ष के बराबर है। बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है स्टूडेंट। ठीक है, ये हमसे पूछा था ना कि दोनों बराबर है या नहीं, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको 1 या 2 बार जरूर आप देखकर मतलब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा, 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।